पगडंडियों पर चलकर जाती है और सबके लिए रोज एक नया सूरज ढूंढ के लाती है। वो वक्त के बेरंग गुलदस्ते में रोज खुशियों के महकते पल सजाती है। वो बेनाम जिंदगियों को रिश्तों का नाम देती है और घर संसार की खूबसूरत दुनिया बसाती है। ऐसी नारी सभी के लिए भाग्यशाली होती है और ऐसी हर नारी को हम प्रणाम करते हैं, हर नारी का हम सम्मान करते हैं। और आज एक ऐसी ही नारी से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर समाज में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। लेकिन सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूँ आपके साथ राधिका। बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा तुमने कि नारी के बिना हम सभी का जो जीवन है वो अधूरा है। और कहा जाता है ना कि शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। नारी बिन ये जीवन नश्वर, जीवन का आधार है नारी। क्योंकि हम सभी को जन्म देने वाली नारी ही है। और अगर हम बात करें नारी की तो हर रूप में, फिर वो चाहे अर्धांगिनी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो या बेटी की, हमें हर मोड़ पे एक नारी की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। इसीलिए नारी का सम्मान कीजिए और इसी प्रण के साथ कि कभी भी गलती से भी किसी नारी का आप अपमान ना हो जाए हमसे। इसी की अच्छी सोच विचार के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको रूबरू करवाते हैं हमारे आज की मेहमान से। हमारी जो आज की मेहमान है वो एक अध्यापिका है, शिक्षा के काम को नवाचार के साथ आगे बढ़ा रही हैं, साथ ही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। और ये प्रशिक्षण वो ना केवल बालिकाओं को, महिलाओं को, साथ ही साथ पुरुषों को भी दे रही हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और इसके साथ ही समाज के प्रति उनके जितने भी कर्तव्य हैं उनका वो निर्वहन बहुत अच्छे से करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं समाज को। तो आइए बिना किसी देर के आपको उनसे मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं हमारी आज की मेहमान से, जो कि हैं आशा सुमन जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नारी की, नारी सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, तो कहते हैं ना कि जो एक नारी होती है वो ना केवल एक परिवार को बल्कि दूसरे और यहाँ तक कि शायद देश को, क्योंकि एक नारी शिक्षित होती है तो परिवार होता है, परिवार से समाज, समाज से देश, और हमारा देश तभी उन्नति करता है। तो खासकर अगर हम बात करें, आप भी एक शिक्षिका हैं, साथ में एक महिला भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी महिला शिक्षा पर? जी, जैसा कि कहा जाता है कि सशक्त समाज, सशक्त नारी, सशक्त समाज। यदि एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकेगी और एक स्वस्थ और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेगी। तो महिला का शिक्षित होना तो बहुत आवश्यक है। उसके शिक्षित होने से उसमें जागरूकता आती है, आत्मविश्वास आता है और वो स्वयं को भी तलाश कर पाती है और एक अच्छे और सकारात्मक समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा पाती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और वैसे भी अगर राधिका हम देखें तो आज कोई भी महिला पुरुष से कम नहीं है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहती है। जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा मैम, तो मुझे ये समझ में आया कि आप अलवर से बिलोंग करती हैं। अलवर के पास जो राजगढ़ जिला है वहाँ आपकी पोस्टिंग है। तो राजगढ़ एक छोटी जगह है, वहाँ पर शिक्षा का भी शायद कुछ अभाव है क्योंकि आप गाँवों में शिक्षा देती हैं। शहरों में शिक्षा के बहुत से साधन हैं, संसाधन हैं, तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है शिक्षा को लेकर, बच्चों को भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन अगर हम गाँवों में शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ कितनी परेशानी होती है, आपको एज अ टीचर कितनी प्रॉब्लम्स होती है, उनका किस तरह से आप सोल्यूशन निकालती हैं? जी, मैं राजगढ़ ब्लॉक में कार्यरत हूँ जो कि अलवर जिले में है और मैं शिक्षा से लगभग 15-16 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस पेशे में आने के बाद मैंने महसूस किया कि एक तो बालिका शिक्षा को अभी और जोड़ने की ज़रूरत है, बच्चियां अभी भी विद्यालय से दूरी बनाए हुए हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। बच्चे अभी भी, जिन परिवारों के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं वो बच्चे आज भी एक मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं बहुत अर्ली एज में। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा का महत्व, उनकी आवश्यकता बहुत अच्छे से हमें समझानी भी चाहिए। और मैंने इस चुनौती को देखा है। मेरे विद्यालय में जब बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं तो मुझे कभी कभी
अपने विद्यालय को उनके पास लेके जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे बच्चा भी जागरूक होता है, शिक्षक भी जागरूक होता है और अभिभावक भी जागरूक होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे शिक्षक जागरूक है, बच्चा थोड़ा सा जागरूक है, लेकिन अभिभावक इतना पूर्णतः जागरूक नहीं है। वहाँ आप उदासीनता देखते हैं, उसे अभी इतना नहीं पता है कि मेरे बच्चे के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है। तो मैं कभी कभी इस खाई को पाटने के लिए अपने विद्यालय को उस परिक्षेत्र में ले जाती हूँ जहाँ पर बच्चे रहते हैं, और शाम की कक्षाएं अक्सर आप चलते हुए देख सकते हैं वहाँ। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं पेरेंट्स को तो आप समझा देती हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, लेकिन हम बात करें बच्चों की, कहते हैं ना जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बच्चों की नींव का काम करती है, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो फिर उस पर इमारतें ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। तो बच्चों की नींव प्रारंभिक शिक्षा है, और बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद होता है, पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर बच्चों को खेल के माध्यम से अच्छे से समझाया जाए और पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा उनको मज़ा भी आता है और पढ़ाई भी हो जाती है। और ऐसा ही आप काम कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार भी ला रही हैं आप, तो कैसे आप बच्चों को प्रिपेयर करती हैं पढ़ाई के लिए? जी, मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि खेल खेल में जो शिक्षा होती है वो आनंददायी भी होती है और स्थायी भी होती है। तो मेरा जो शिक्षण का तरीका है वो खेल खेल के माध्यम से गतिविधि आधारित भी होता है, और मैं बच्चों को आप देखेंगे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो खेलना बहुत ही पसंद है, तो मैं खिलौनों के माध्यम से भी शिक्षा देती हूँ। जैसा कि हमारी नई शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है कि खेल खिलौने कला का समावेशन हमें अपनी शिक्षा में करना चाहिए। इसको आज से लगभग 2 साल पहले मैंने मेरे विद्यालय में अपनाया, एक टॉय लाइब्रेरी का मैंने निर्माण किया। अच्छा। आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे अभावों से ग्रस्त होते हैं, और खेल की उम्र में उनके पास खिलौने नहीं होते। हमारा मानना होता है कि 3 से 5 वर्ष की जो उम्र है वो खिलौनों की उम्र है, बिल्कुल, और 5 से 7 वर्ष की जो उम्र है वो खेलों की उम्र है। उस स्थिति में जब बच्चों के पास खेल खिलौने नहीं होते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने मेरे विद्यालय में एक टॉय लाइब्रेरी बनाई, और लगभग 500 से अधिक खिलौने आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप बच्चों के साथ खेल खेल में सीखिए भी और सिखाइए भी, क्योंकि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ सीखना और सिखाना दोनों तरफ चलता है। यदि आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप खुद भी कुछ सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। और आशा जी ऐसा कहते भी हैं कि अगर किसी कठिन विषय को हम मनोरंजक तरीके से सिखाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कुछ चीज़ें डिजिटल हो गई हैं क्योंकि कोविड की वजह से बहुत चीज़ें बदल भी गई थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने पढ़ाई करी है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो विद्यालय से और शिक्षा से थोड़ा सा दूर हो गए थे। तो ये जो दूरी आई है शिक्षा में, इस दूरी को हम कैसे भरेंगे? क्योंकि विद्यालय जाकर पढ़ना और एक कंप्यूटर पे पढ़ना वो बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, कोविड के बाद एक लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस हुआ है। शिक्षा और शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में जो एक कम्युनिकेशन था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, वो थोड़ा सा कम हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टूट गया, लेकिन कम जरूर हुआ। शिक्षक विद्यार्थियों तक पहुँचा, घर घर तक पहुँचा, लेकिन कक्षा कक्ष का जो स्थान है कोई कंप्यूटर या मोबाइल नहीं ले सकता। बिल्कुल। हालांकि हमने उस चुनौती का भी सामना किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के शिक्षा को जारी रखा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। तो इसके लिए हमने बच्चों के साथ काम किया। हम ऐसे युग में प्रवेश कर गए जहां हमने कभी कोई पूर्व तैयारी नहीं की, डिजिटल युग जिसको हम कह सकते हैं, कोविड-19 के बारे में। इससे पहले कक्षा कक्ष होता था, शिक्षक होता था, पुस्तक होती थी, लेकिन अब शिक्षक नहीं है, आपके सामने टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और बच्चा है। लेकिन इसके साथ बच्चों को किस तरीके से शिक्षा लेनी है उसका कोई अभ्यास बच्चों को नहीं दिया गया। कितने समय बच्चों को कंप्यूटर के साथ बिताना है, कोई शेड्यूल ना टीचर्स को दिया गया, ना बच्चों को दिया गया, ना अभिभावक को। मैंने कहा ना कि बिना किसी पूर्व तैयारी के हम इस डिजिटल युग में प्रवेश कर गए। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने अनायास ये जो साइबर क्राइम है उसको भी न्योता दिया। बिल्कुल।
जी क्योंकि कहते भी तो हैं कि अगर कोई हम टेक्नोलॉजी जो भी होती है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और अगर मैं मेरी पर्सनली बात करती हूँ तो मेरा भी बच्चा है, तो वो भी 2 साल से जब ऑनलाइन क्लास लेता था तो मैं उसको देखती थी कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी इधर उधर हो गई तो कैमरा ऑफ करके बैठ जाता था। एग्जाम में चीटिंग करके बच्चे कर रहे हैं। तो जैसे कि राधिका ने बोला कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, नींव अगर कमज़ोर हो गई तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि इस बदलाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मैम मैं ये भी पूछना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा है प्रज्ञा मेरे अंदर कि जैसे तुमने अभी बात की कि कोविड में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का दौर चलता ही रहा, लेकिन क्या होता है कि कई बच्चों के पास ये सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, तो उनके लिए शिक्षा का कितना अभाव हो गया, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाए, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अब साधन नहीं है, स्कूल जा नहीं सकते, तो क्या करें। तो इस सिचुएशन को आपने किस तरीके से हैंडल किया? देखिए, मेरे शिक्षा विभाग ने बहुत सारे नवाचार किए, जैसे शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें बच्चे को आप पाठ्य सामग्री आपने उपलब्ध कराई और व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराई। वहाँ पर किसी भी तरह की खतरे की आशंका नहीं थी कि बच्चा किस समय क्या चीज़ देख रहा है। एक व्यवस्थित आयोजित कार्यक्रम था जिसके तहत हमने कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया। एक शिक्षा वाणी कार्यक्रम मेरे शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा नवाचार था जो बच्चों तक पहुंचा और उसके माध्यम से भी इस कोविड में हमने शिक्षा को जारी रखा। तीसरा एक स्माइल प्रोजेक्ट भी आया था जो मोबाइल के थ्रू बच्चों तक पहुंचा। यहाँ थोड़ी सी संभावना ये बनी थी कि बच्चे उस कंटेंट के साथ साथ किसी अन्य सामग्री को भी ना देख लें। तो इसके लिए अभिभावकों को भी तैयार करना था, एक सोशल हमें एटमॉस्फेयर तैयार करना था कि हम इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते, सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते समय हमें कौन कौन से नियम कानून कायदे का ध्यान रखना है, कितनी समय अवधि का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होनी थी। लेकिन हम नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें कहीं सपोर्ट भी करती है। इतने कठिन समय में भी हमने शिक्षा को जारी रखा। हाँ, ये हो सकता है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जो कक्ष में बच्चों के साथ एक शिक्षक पहुंचता है, लेकिन बच्चे को जोड़े रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमने 3 माध्यम ऐसे चुने थे जिसमें आप दूरदर्शन को ले लें, आप रेडियो को ले लें और आप मोबाइल को ले लें। तो उसी माध्यम में मैंने भी थोड़ा योगदान दिया। शिक्षा दर्शन पे भी मैंने कार्यक्रम दिए, लगभग सैकड़ों वीडियो जो मेरे शैक्षिक वीडियोस पर प्रसारित हुए। और मैंने बच्चों के लिए एनिमेटेड वीडियोस भी बनाए। अरे वाह! तो मैम किस तरह से उसमें एनिमेशन में आप क्या क्या डालती थी और क्या आप उसमें खुद स्क्रिप्टिंग करती थी? किस तरह से आपने ये एनिमेशन का भी ख्याल कैसे दिमाग में आया? एनिमेशन का ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैंने देखा जब मैं बचपन में कार्टून जब घर में चलाया करते थे तो कितना आनंद आता था। उस आनंद की अनुभूति शायद आप भी कर सकते हैं। मतलब कार्टून का नाम सुन के आपके चेहरे खिल गए तो आप सोचिए उन बच्चों को कैसा लगता होगा। तो मैंने प्राइमरी क्लास के लिए जब वीडियो बनाए, शैक्षिक वीडियो बनाए, तो मैंने कार्टून का चयन किया और उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा हुआ कि बच्चे मेरे से डायरेक्ट जुड़ने लगे। अच्छा। और राजस्थान नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी मेरे वीडियोस पसंद किए गए। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक कभी इसका कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, खुद कर करके सीखा। अरे वाह! तो मैंने वो कार्टून वीडियोस बनाए, कुछ लाइव वीडियोस भी बनाए जिससे मेरा बच्चा डायरेक्ट मेरे से जुड़े। यदि आप अपने टीचर को देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो आपका एक कनेक्शन बनता है। तो मेरे बच्चे भी मेरे से इसी तरह से जुड़े। जब मेरे बच्चों ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरे बच्चों ने मुझे देखा, तो मेरे बच्चे डायरेक्ट जुड़ गए और उसका मुझे बेनिफिट भी हुआ। वाह वाह! और शायद इसीलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। मैम, आप शिक्षा के अलावा आत्मरक्षा भी सिखाती हैं, जैसा कि राधिका ने स्टार्टिंग में बताया था कि आप शिक्षिका के साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी देती हैं। तो क्या ये ट्रेनिंग केवल आप महिलाओं को देती हैं या पुरुष भी इसमें शामिल रहते हैं? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगी कि जिस तरीके से पानी में रहने वाले जीव को तैरना आना चाहिए, उसी तरह समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जवान हो, वृद्ध हो, छोटा बच्चा हो, यानी कि हर उम्र और हर लिंग के व्यक्ति को आत्मरक्षा आनी चाहिए।
तो मैं महिला और पुरुष का अंतर ना समझते हुए सभी को आत्मरक्षा सिखाती हूँ, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं। जी, तो मैम ये आत्मरक्षा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि महिलाओं के अंदर हिचक होती है। जैसे कि अगर मैं बस में सफ़र कर रही हूँ और उसमें किसी पुरुष ने या किसी ने छेड़ दिया है, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप सहम जाते हो कहने से पहले। साथ ही अगर आपसे कोई पूछता है अरे क्या हुआ मैडम, तो आप बताने भी हिचकते हो कि आपके साथ हुआ क्या है। आप बता नहीं सकते कि इस इंसान ने मुझे छुआ है, तो आप कई बार खुद ही नहीं कह पाती, क्योंकि सबसे पहले तो आपको खुद को ही समझना होगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप ऐसी सिचुएशन आने पर? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो हमें अपना आत्मविश्वास हमेशा बना के रखना चाहिए। गलती कोई और कर रहा है, सजा हम भुगत रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्टैंड लेना चाहिए। किसी ने हमें बैड टच किया या ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आई कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत आप तेज आवाज में बोलें और आप उस जगह से हटने की कोशिश करें जहां आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बसों में, ट्रेनों में यात्रा करते समय ये आम बात है। बिल्कुल। जब मैं मेरे सेशन लेती हूँ तो इस पर बहुत खुल कर चर्चा भी करती हूँ कि हम महिलाओं के साथ बैड टच कहाँ और किस तरीके से होता है और हमें किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास और आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होगी तो बहुत सारे जो अपराध है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है हमलावर का आत्मविश्वास तोड़ देती है। बिल्कुल। तो आप अगर बस में, ट्रेन में इस तरह का कोई भी आपके साथ बैड टच होता है तो आप तुरंत घबराएं नहीं, तेज आवाज में ना कहें, जरूरत पड़े तो मदद मांगे और आवश्यकता और पड़े तो आत्मरक्षा की तकनीकों का उपयोग करें। क्या बात है। जैसा कि मैम अभी राधिका ने बताया कि गुड टच और बैड टच की भी आप शिक्षा देती हैं, लेकिन ये चलिए हम तो बड़े लोग हैं, हमको समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं या बालक हैं जो छोटे हैं, उनको अगर आपको सिखाना है कि क्या गुड टच है बच्चों, क्या बैड टच है, तो उनको मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी आती होगी सिखाने में, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो उस सिचुएशन में आप किस तरह डील करती हैं? जी, जब हम गुड टच और बैड टच की बात करते हैं, यहाँ मैं इसको ये कहूँ कि सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श, यहाँ पर ये शब्द ज़्यादा उपयुक्त लगेगा। जहाँ आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा स्पर्श जहाँ आपको खुशी मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, आप अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, वो टच आपके लिए सेफ टच है, सुरक्षित टच है। वहाँ चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके टीचर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टच आपको घृणा, भय, डर या घबराहट महसूस कराए, या आपको सूसू जैसा आने लगे, पसीना आने लगे, हाथों में पसीना आने लगे, हथेलियों में, तो समझ लेना चाहिए कि वो बैड टच है। तो मैंने आपको कहा कि ऐसा अनुभव होते ही आपको एक कठोर निर्णय ले लेना चाहिए, उस हमलावर से दूरी बना लें, अनजान व्यक्ति के साथ ना जाएं, मदद लें और बैड टच होने पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जरूर बताएं। छोटे बच्चों को जब बैड टच और गुड टच की बात हम बताते हैं तो बच्चों को उनके निजी अंगों की जानकारी जरूर देते हैं। बिल्कुल। हमारे शरीर में 4 निजी अंग हैं, जो हमारा चेहरा, हमारी छाती, हमारी टांगों के बीच और हमारे हिप्स या हम जिनको कूल्हे कहते हैं। ये 4 जगह ऐसी हैं जिनको छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा, हमारे डॉक्टर, यदि आवश्यकता पड़े, माँ यदि नहला रही है, कपड़े बदल रही है, तो माँ छू सकती है। डॉक्टर हमारे माता पिता की उपस्थिति में जब हमारा इलाज कर रहा है तो इन 4 अंगों को छू सकता है, वरना ये 4 अंग हमारे कोई नहीं छू सकता, हम भी किसी के इन 4 अंगों को नहीं छू सकते हैं। तो बच्चों को ये हमें निजी अंगों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, आप देखेंगे किशोर अवस्था में जब बच्चे आने लगते हैं तो वहां पर एक चीज मैटर करती है, फीलिंग्स। बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि मेरे पास बैठने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं है मैं आपको छूऊं, मैं आपके किसी पार्ट पे हाथ लगाऊं, टच करूं, कभी कभी बैड टच बिना छुए भी हो सकता है। बिल्कुल। आप कैसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, आप कैसे इशारे कर रहे हैं, है ना, आपका देखने का, बोलने का तरीका बहुत अजीब सा है, घृणात्मक है, तो वो भी बैड टच की श्रेणी में आता है। तो मैम आप ये जो बात बता रही हैं, तो आप एक अध्यापिका हैं और आपकी जो स्कूल में है बालिकाएं भी हैं, तो ये बात सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी इनको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बालिका कहीं हिचकती है, बच्चे कहने से डरते हैं,
तो कभी आपके साथ ऐसी चुनौती का सामना आपने किया है कि कोई बच्चा बालिका है स्कूल में जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, फिर आपने उसका वो समझाया है या कुछ? आप बालिकाओं की बात कर रही हैं, मैं महिलाओं के प्रशिक्षण लेती हूँ, तो ये चुनौती तो महिलाओं के सामने भी है। बिल्कुल है। आपकी और मेरे जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं भी आज भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं। आज भी वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, सचेत नहीं है। आज भी उनके साथ आए दिन बैड टच होता रहता है। बिल्कुल। चाहे वो उनके कार्यस्थल पे हो रहा हो, चाहे वो बस में हो रहा हो, या चाहे वो घर पे हो रहा हो, और वो अपने लिए खड़े नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर आपसे ये संदेश देना चाहूँगी सभी को कि अपनी सेफ्टी स्किल्स को जरूर डेवलप करें। ये सेफ्टी स्किल्स आपके अंदर आत्मविश्वास लाएगा, बिल्कुल। अपने अधिकारों के प्रति आपको सचेत करेगा, जागरूक करेगा कि आपके अधिकार क्या हैं। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मैं शुरुआत में जब जाती हूँ तो बच्चे डरे सहमे झिझकते हैं, लेकिन 5 से 7 दिन के अंदर मेरे साथ बहुत सहज हो जाते हैं, और यही स्थिति महिलाओं के साथ भी होती है। कुछ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी बच्चे को, महिला को, या किसी मेल बेबी को भी आप देखें, क्योंकि बैड टच मेल बेबी के साथ भी होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप ये समझ लें कि महिला और पुरुष दोनों के साथ ही बैड टच भी हो सकता है, तो आप उसको रोकें, आवाज उठाएं, घबराएं नहीं। तो अचानक बच्चे के व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन देखा आपने, आपका बच्चा है पहले बहुत खुश रहता था, अभी सहमा सहमा रहने लगा, या अभी बहुत अचानक से ओवर एक्साइटेड रहने लगा, किसी व्यक्ति के नाम से डर जाता है, या दौड़ दौड़ के उसके पास जाने की कोशिश करता है, दोनों चिंता का विषय है। या उसके पास बहुत महंगे गिफ्ट आपको मिलते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिए कि इतने महंगे गिफ्ट बच्चा कहाँ से ले रहा है, ला कहाँ से रहा है, कौन व्यक्ति है, क्योंकि बच्चों को बरगला बहुत आसानी से सकते हैं। कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, बच्चा डर रहा है, या कहीं किसी व्यक्ति के पास जाने की जिद कर रहा है, या जाने से कतरा रहा है। कुछ ऐसे अचानक परिवर्तन यदि बच्चे में आते हैं, या उसके शरीर पे कोई आपको निशान दिखाई देता है ना, उसके पर्सनल पार्ट्स पर, या चलने में या बैठने में परेशानी महसूस कर रहा है, इजी नहीं है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पर्सनल ध्यान दें। मैं भी इन चीज़ों को नोटिस करती हूँ। यदि किसी के शरीर पे, बॉडी पर जरा सा भी कोई खरोंच भी है, तो बच्चे से आप सहज रूप से बात करें, और पेरेंट्स को तो बच्चे की बात सुननी ही चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगी, आप अपने बच्चे की बात जरूर सुने, उन पे विश्वास जताएं। बिल्कुल। बच्चों को इतना स्पेस दें कि बच्चा अपने जो पूरे दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, बात है, किससे मिला, क्या बात हुई, किसने क्या कहा, वो सारी चीज़ आपको शेयर करें। बिल्कुल। और बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि कहीं बैड टच होता है, या महिलाओं को भी कहीं बैड टच होता है, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जरूर बताएं, और जब तक बताते रहें जब तक कि वो आपकी बात सुन ना ले। बिल्कुल। और यदि यहाँ भी मदद ना मिले तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही थी कि महिलाओं को भी कुछ कानून की भी जानकारी होनी चाहिए कि इन सब के लिए क्या कानून बने हुए हैं, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि किसी न किसी विश्वसनीय इंसान को ये बातें बताएं। मैम, जैसा कि आत्मरक्षा की हम बात कर रहे थे, तो आत्मरक्षा क्या केवल हथियारों से की जा सकती है, या बिना हथियार के भी हम आत्मरक्षा सीख सकते हैं? ये मैं एक पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आत्मरक्षा यानी कि खुद की सुरक्षा। जी। आत्मरक्षा में क्या होता है कि 90% तो मानसिक होती है, मेंटली होती है, और 10% फिजिकल होती है। सबसे पहले मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं। कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है या कोई चुनौती बनती है, तो आप अपना डिसीजन मेकिंग है ना, आप उस वक्त स्ट्रांग रखेंगे तो आपको ये चुनौती नहीं आएगी। या आप अपने सेफ्टी टिप्स अपना लेंगे, या इमरजेंसी टूल्स, आपको पता है कि मुझे कौन कौन से इमरजेंसी टूल्स कब काम में लेने हैं, तो आप बहुत इजी से उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो 90% तो मेंटली है और 10% फिजिकल है। जब मानसिक रूप से पार ना पड़े, आपका परिवार, आपकी जान और आपकी धन संपत्ति यदि खतरे में है, तो आप आत्मरक्षा करें। जी। और उस स्थिति में यदि आपकी जान खतरे में है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई समझौता ना करें। आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे आप अपनी रक्षा करें। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लें और उन टेक्निक्स का निरंतर अभ्यास भी करें, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो आपके उस परिस्थिति में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
जी जी। और मैम इसके साथ ही मैं प्रज्ञा, ये होता है ना कि हम कोई भी शिक्षा हो, चाहे फिर पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा की हम बात करें या फिर प्रशिक्षण जो आप आत्मरक्षा का दे रही हैं उसकी हम बात करें, पहले उसकी शिक्षा हमें खुद लेनी पड़ती है और उसके बाद ही हम जब सीखते हैं तो फिर हम औरों को शिक्षित कर सकते हैं। तो फिर मैम ये आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण है पहले आपने कहाँ से लिया, और साथ ही साथ एक और सवाल मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगी कि जो और महिलाएं शिक्षित होना चाहती हैं आत्मरक्षा को लेकर, तो कहाँ से प्रशिक्षण लें या कैसे इसकी शुरुआत करें? बिल्कुल, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मैंने राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर से लिया। 2015 में मेरे शिक्षा विभाग के माध्यम से मुझे यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। एक सक्षम गतिविधि हमारा शिक्षा विभाग संचालित करता है, तो उसके अंतर्गत हम बालिकाओं को आत्मरक्षा सिखाने के उद्देश्य से ये चुनिंदा शिक्षिकाओं को दिया गया। 2015 से मैं इस कार्य को कर रही हूँ और लगातार मैंने ये अपने जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो मैंने लिए। और उसके बाद मैंने एक विशेष प्रशिक्षण लिया मुंबई से, टेक्निकल एसोसिएशन मुंबई द्वारा। उसमें मैंने दिव्यांग बच्चों के साथ किस तरह काम करना चाहिए उसका प्रशिक्षण भी लिया है। तो ये प्रशिक्षण मैंने अपने राजस्थान और राजस्थान के बाहर मुंबई से लिए। और ये प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं एक तो पुलिस के माध्यम से, क्योंकि पुलिस विभाग भी इस सुरक्षा पर काम कर रहा है, वो महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देता है। अब पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं और नहीं तो हम जैसे लोगों की भी सहायता वहाँ ले ली जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा सा काम मैंने भी किया। अच्छा। एक महिला अधिकारिता विभाग भी इस कार्य में सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी महिलाओं के लिए इस तरह के सुरक्षा के जो कार्यक्रम है वो आयोजित कराते रहते हैं। और शिक्षा विभाग, ये तीनों विभाग ऐसे विभाग हैं जो इस सुरक्षा पर कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूँगी कि यदि आप मुझे कभी भी याद करेंगे तो निःशुल्क में आपकी सेवा में हाजिर। बिल्कुल मैम, अभी आपने बताया कि हम बिना हथियार के भी अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। मानसिकता में बदलाव बहुत ज़रूरी है। एक ICT करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो मैंने आपने मुझे बताया था, तो वो ICT प्रोग्रामिंग क्या है और किस तरह ये प्रशिक्षण दिया जाता है और कितना ज़रूरी है ये देना? ICT यानी टेक्नोलॉजी का यूज़। ओके, ठीक है। आत्मरक्षा के क्षेत्र में भी मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। अच्छा। अभी हमने बात की थी कि कोविड में बहुत सारी चीज़ें बदली। तो जब कोविड-19 शुरू हुआ तो मेरा सीधा संपर्क मेरे बच्चों से टूट गया। अच्छा। हाँ, मेरे शिक्षार्थियों से टूट गया। जो ट्रेनिंग सेशंस होते थे मुझे वहाँ पर जैसे फिजिकल बुलाया जाता था तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसमें ICT का यूज़ किया, मैंने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों का यूज़ किया और मैंने आत्मरक्षा में पहली बार मैंने देखा कि मैं ICT का यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने वीडियोज़ बनाए, उसमें मैं एनिमेटेड वीडियोज़ बनाए, लाइव वीडियोज़ बनाए मैंने। और मैंने आप ये देखेंगे कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो देख करके प्रशिक्षण में बहुत सहायता मिली। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कठिन विषय को मनोरंजक तरीके से समझाएं तो आसानी से समझ में आता है। और राधिका, वैसे भी सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग हो गया है कि बहुत जल्दी चीज़ें वायरल होती हैं, तो जैसा आपने कदम उठाया वो बहुत सराहनीय कदम था। और कहीं ना कहीं प्रज्ञा ये चीज़ें भी होती हैं कि हमें पता है कि हमको प्रशिक्षण लेना है, महिलाओं को भी पता है, सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स ना घबराते हैं कि अरे हमारे बच्चे कराटे सीखने जाएंगे, सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो कहीं चोट लग जाए, कहीं थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। और महिलाएं जो बालिकाएं होती हैं उनको ज़्यादा लेकर होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बहुत सॉफ्ट सी होती हैं लड़कियां और उनको कहीं चोट लग जाएगी तो लेने के देने हमको पड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं माइंड में उनका सेटअप ये रहता है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब सेल्फ डिफेंस हम सीखते हैं, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेते हैं, तो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हमें डैमेज कंट्रोल करना सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि डैमेज करना सिखाता है, वो डैमेज कंट्रोल करना सिखाता है। यदि आप गिर गए हैं तो आप इस तरीके से गिरे कि आपको कम से कम चोट लगे। ठीक है, आपको मार खानी पड़े, यदि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए कि आपको मार भी खानी पड़े, 5 लोग आप पे हमला कर दें और आपको मार खानी पड़ रही है, तो उस वक्त भी आप इस तरीके से मार खाएं कि आपको कम से कम नुकसान हो, आपके जो नाजुक अंग हैं वो सुरक्षित बच जाएं। तो यहाँ पेरेंट्स को ये आवश्यकता नहीं है कि ये चिंता करें कि हमारे बच्चे को कहीं लग जाए नहीं। और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण में हम जूडो, कराटे, टाइकोंडो ये नहीं सिखाते हैं, बल्कि हम ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, मानसिक क्षमता के अनुसार और दैनिक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा कर सकें। मैम, जितना मैंने आपके बारे में सुना या पढ़ा है या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके बारे में देखा है,
तो मुझे कुछ वीडियोस में ये दिखा था कि आपने उन बच्चों को भी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जो शारीरिक और मानसिक तौर पे एक आम इंसान से कमज़ोर है, शायद उनकी आंखें भी नहीं हैं, वो सुन भी नहीं सकते। ऐसे बच्चों को जब आपने प्रशिक्षण दिया तो क्या आपके सामने चुनौती आई? जाहिर सी बात है चुनौतियाँ बहुत आई होंगी, तो उस सिचुएशन में किस तरह आपने उन बच्चों को शिक्षा दी? जी, मैंने जब डिसेबल्ड बच्चों यानी कि दृष्टिबाधित और पूर्ण दृष्टिबाधित जो बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा देख पाते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, तो इनके साथ प्रशिक्षण करने में थोड़ा मुश्किल तो था, थोड़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चुनौतियाँ भरा कार्य करने में जो मज़ा है वो आसान काम करने में नहीं है। तो इन बच्चों के साथ जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि ये बच्चे एक तो क्या है, स्पर्श से ज़्यादा सीखते हैं, किसी भी चीज़ को छू करके देखते हैं तो इनमें कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, ये लोग सुन करके सीखते हैं। तो इनके प्रशिक्षण में अधिकतम वो अभ्यास दिए गए जब बच्चे स्पर्श से सीखे और सुन करके सीखे। तो ये करके बहुत आत्मसंतुष्टि भी मिली, बहुत अच्छा लगा। जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वाकई में बढ़ा हुआ था, और वो मुझे प्रॉमिस करके गए कि हम अपनी रक्षा तो खुद करेंगे, साथ में हमारे साथ जो होगा उसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। बिल्कुल। मैम, एक आखिरी बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों पर जोर देती हैं, तो इन तीनों को अगर जोड़कर एक संदेश आपसे अगर हम मांगें कि महिलाओं के लिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है और किस तरह से इनका मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अक्सर मैं कहती हूँ कि मुझको मेरे बाद भी मेरी एक कहानी चाहिए, हर महिला की आंखों में तेज और ओजस्वी वाणी चाहिए। तो शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य ये महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है और हमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बराबर आने में बहुत मदद करती हैं। तो आप शिक्षित होइए, सुरक्षित रहिए और आत्मविश्वास के साथ जिए। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहते हैं कि नारी तू नारायणी। बहुत सारी आपसे बातें की, बहुत सारी जानकारी हमें मिली क्यों ज़रूरी है आत्म सुरक्षा, आत्मरक्षा सीखना, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस धरती धौरानी के मंच पर आई हैं। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।